Assalamualaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 23 इनहेरिटेंस का वन शॉट लेक्चर कर रहे हैं। ये बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है बट ऑफ कोर्स बहुत कॉन्सेप्चुअल भी। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तभी आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज़ इट मीन बाय जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं हेरिडिटी करेक्टर्स की, वो करेक्टर जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ऑफ कोर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। और इसी की वजह से लाइक कॉजेज ऑफ वेरिएशंस क्या है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऑफस्प्रिंग बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइक हों अपने पेरेंट्स के तरीके के, ऐसा नहीं होता। उनमें वेरिएशंस होती हैं, आपको डिफरेंट नज़र आते हैं। तो ये जो वेरिएशन होती हैं इनके कॉज क्या होते हैं ये स्टडी करते हैं हम लोग जेनेटिक्स में या फिर इनहेरिटेंस में। बोथ आर सिनोनिम टू ईच अदर। तो ये ऑफ कोर्स जीन की वजह से हो रहा होता है। जीन क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, हेरिडिटी है या वेरिएशन है, प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स पे। तो इसको हम कहते हैं जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो ट्रांसमिट हो रहा होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है बट फेडरल में इसके बारे में बताया गया है कि जो जीन है इसका आइडिया मेंडल ने दिया था, लेकिन इन्होंने एक टर्म यूज़ करी थी जिसको हम फैक्टर्स कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। देन बाद में इसको रीनेम किया गया था, देन जीन का था यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, करेक्टर। लॉज ऑफ मेंडल है। लॉज ऑफ मेंडल में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं कि ये एक लॉ है मेंडल्स का। लॉ ऑफ डोमिनेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 9 मैट्रिक में भी आपने इसके बारे में सुना होगा कि वो करेक्टर जो अपने आप को शो कर सकता है, डोमिनेंट होता है अपॉन रेसेसिव, उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। डोमिनेंट करेक्टर होता है। रेसेसिव वो जो दो चाहिए होता है रेसेसिव को, लाइक 2 होमोजाइगस रेसेसिव ट्रेट होंगे तब भी हमारे पास रेसेसिव करेक्टर शो होगा, जैसे डार्फ हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है ये डार्फ, रिंकल सीड्स, ग्रीन कॉटिलिडन्स, वाइट फ्लावर्स, कंस्ट्रक्टेड पॉट्स, येलो पॉट्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे रिसेसिव करेक्टर्स हैं। F1 जनरेशन में हमेशा आपको डोमिनेंट करेक्टर मिलते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बहुत इजी है, इसको हम कहते हैं मेंडल्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्योंकि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ये जो एलील्स होती हैं ना फॉर ईच कंट्रास्टिंग करेक्टर सेपरेट हो जाती हैं एंड देन पास होती हैं टू डिफरेंट गैमेट्स। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि सेग्रेट हो जाती हैं, सेग्रीगेट हो जाती हैं और ये ब्रेक डाउन हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं बेसिकली। तो डील करता है विद द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ओनली वन करेक्टर। करेक्टर ट्रेट को कहते हैं। देयरफॉर द क्रॉसेस इन्वॉल्व इन दिस एक्सप्रेशन आर कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब वही है कि एक करेक्टर होगा, एक ट्रेट होगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है 2 करेक्टर्स होंगे, लाइक टॉल और डार्फ एक करेक्टर हो गया एंड रिंकल सीड्स एंड राउंड सीड्स 2 करेक्टर हो गए। तो इन दोनों को मिला के हम क्या कह रहे हैं कि ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस जो 2 करेक्टर के बिटवीन होगा। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कोई सिर्फ एक करेक्टर होना चाहिए, जैसे या तो राउंड सीड्स, रिंकल सीड्स एक करेक्टर हो गए, सीड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक करेक्टर हो गया, या फिर हम लोग हाइट के बारे में बात कर रहे हैं टॉल और डार्फ, तो ये एक करेक्टर हो गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ रिसेसिव हम कर चुके हैं, जो स्टेट करता है हाइब्रिड इम्प्योर कंडीशंस ओनली वन करेक्टर एक्सप्रेसेस कंप्लीटली, जबकि अदर मास्क हो जाता है, अदर अपने आप को शो नहीं करता, उसको हम कहते हैं रिसेसिव करेक्टर जो एक्सप्रेस नहीं होता, जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्रेस होता है। इसका मतलब होता है कि मास्क कर देता है कंप्लीटली दूसरे करेक्टर को। ओके, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस आपको पता होना चाहिए। होमोजाइगस का यही मतलब है कि टॉल है और डार्फ है। अब डार्फ तो रिसेसिव करेक्टर है तो ऑफ कोर्स वो होमोजाइगस ही होंगे, तभी वो अपने आप को शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा। जबकि अगर हम टॉल की बात करें तो टॉल में हमारे पास होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों के दोनों ट्रेट हमें मिलता है। लाइक अगर हम होमोजाइगस की बात करें तो ऑफ कोर्स वो प्योर ब्रीडिंग है, कैपिटल टी और कैपिटल टी प्योर ब्रीडिंग है, जबकि हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये बात करते हैं कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं, मेंडेलियन टर्म्स लाइक फैक्टर्स फॉर जीन और ट्रेट फॉर कैरेक्टर्स। इसके अलावा फिनोटाइप और जीनोटाइप है। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस होता है, जबकि जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक मेकअप होता है। द पेयर ऑफ डोनेटेड फैक्टर्स बाय पेरेंट्स फॉर अ ट्रेट कॉल्ड जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप।
जैसे कि अगर एक प्लांट है और वो टॉल है तो हमें पता है टॉल है फिजिकल अपीयरेंस है, उसका मतलब है फिनोटाइप है, जबकि हमें जीनोटाइप नहीं पता कि वो होमोजाइगस है या रिसेसिव है। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो होमोजाइगस और रिसेसिव कैरेक्टर है ये बिकॉज ऑफ टेस्ट क्रॉस पता चलता है, जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप। टेस्ट क्रॉस के बारे में भी यहीं पे बात कर रहे हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, कि टेस्ट क्रॉस हम उस वजह से करते हैं ताकि हमें होमोजाइगोसिटी हेटेरोजाइगोसिटी पता चल सके। टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल को क्रॉस करवाते हैं विद होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। एंड देन होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी डिटरमाइन हो जाती है, इसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि पेरेंट होमोजाइगस था या हेटेरोजाइगस। ऑफ कोर्स टॉल प्लांट में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि या तो वो होमोजाइगस होंगे या हेटेरोजाइगस होंगे। इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि ऑफ कोर्स एक प्लांट है और वो टॉल है तो वो जीनोटाइप उसका होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। क्योंकि अगर कोई भी एक जीन आ चुकी है कैपिटल मतलब कि डोमिनेंट, ऑफ कोर्स वो अपने आप को ही शो करेगी, इसीलिए हम डोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स, इसको हम डायहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। ऑफ कोर्स द क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स डिफर इन टू डिफरेंट ट्रेड्स मैं बता चुकी हूँ करेक्टर्स होते हैं, तो इसको हम कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। एंड ऑफ कोर्स रेशियो जो ऑब्टेन्ड हो रहा है इस क्रॉस में उसको हम डायहाइब्रिड रेशियो कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये हम पहले ही बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बस इसमें याद करने वाली ये बात है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आखिर होता क्या है। मेंबर ऑफ वन पेयर ऑफ जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर्स। ऐसा नहीं है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ही आपको ऑफ स्प्रिंग में मिलेंगी। अगर पेरेंट विथ क्वालिटीज़ हैं लाइक टॉल और राउंड सीड्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफ स्प्रिंग भी हमें इसी क्वालिटीज़ के साथ मिलेंगे। वो ऐसा भी हो सकता है कि वो टॉल हो एंड देन उनके साथ दूसरे पेरेंट की क्वालिटी हो, मतलब कि वो टॉल हो एंड देन उसके साथ रिंकल सीड्स हो। तो इनको हम कहते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट है ना, मेंबर्स ऑफ वन पेयर ऑफ सेग्रीगेट फैक्टर्स सेग्रीगेट कर रहे हैं, असॉर्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली विद मेंबर्स ऑफ अनदर पेयर ऑफ फैक्टर्स। इसको हम कहते हैं कि पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर अकर होती हैं। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स कम्बिनेशन ज़रूर हमें देखने को मिल रही होती हैं इन दी गैमेट्स। कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, एलील्स पता होनी चाहिए और जीन पता होनी चाहिए। एलील जीन होती क्या है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। एलील्स का क्या मतलब है कि दो जीन्स को आप मिला दें, बस ये हमारे पास हो गई एलील्स। मतलब क्या है कि एनी ऑफ द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन आर नोन एज एलील्स। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं अबाउट जीन, तो जीन क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जिसके पास सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो ऑफ कोर्स ऑक्यूपाई होते हैं इन स्पेसिफिक पोजीशन एट ए स्पेसिफिक पोजीशन, जिसको हम लोकस कहते हैं, पोजीशन ऑफ जीन ना ऑन आवर क्रोमोसोम्स। तो हम सिर्फ ये बात करते हैं कि जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं जीन की, जैसे एक जीन है हेयर कलर की बात करता है तो एक पेरेंट का हेयर कलर ब्राउन है एंड एक का ब्लैक है, तो ये जो ट्रेड्स हैं इनकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। ये जीन तो है लेकिन इनकी अल्टरनेटिव फॉर्म एक ब्राउन एक ब्लैक है, इसको हम कह रहे हैं एलील्स। ओके, सो रेशो तो आपने याद करना है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सेप्शंस होती हैं, लाइक जब भी मेंडल ने ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे तो उनको काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स मिले थे। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शंस हमने डिस्कस करनी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड ऑफ कोर्स मल्टीपल एलील्स। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये है कि द कंडीशन विच इज़ फाउंड इन heterozygous in which the phenotype is the intermediate form of the two homozygous is known as incomplete dominance। इसका क्या मतलब हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये मतलब हुआ कि कंडीशन फाउंड होती है हीट्रोजाइगस में जिसमें जो फिनोटाइप होता है ना ऑफ स्प्रिंग का वो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है टू होमोजाइगस का। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई होती है कलर ऑफ फ्लावर्स इन 4 o'clock प्लांट। फिर 4 o'clock प्लांट में ऐसा होता है कि जब भी हम लोग ट्रू ब्रीडिंग करते हैं रेड प्लांट की विद ट्रू ब्रीडिंग वाइट प्लांट और 4 o'clock प्लांट, देन क्रॉस होता है एंड क्रॉस के बाद हमें जो ऑफ स्प्रिंग मिलता है उसमें F1 जनरेशन में हमारे पास सारे के सारे पिंक फ्लावर्स वाले प्लांट्स होते हैं। और ये जो पिंक फ्लावर कलर है ये जिनको हम सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं दैन ये प्रोड्यूस करते हैं रेड पिंक और वाइट फ्लावर्स इन ऑफ कोर्स F2 जनरेशन। तो हमें सिर्फ ये देखने को मिलता है कि यही होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंट जो 4 o'clock प्लांट में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व्ड हुई है। इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि पेरेंट रेड था और एक पेरेंट का फ्लावर वाइट था, लेकिन देन हमें ऑफ स्प्रिंग में जो F1 जनरेशन में मिले वो सारे पिंक फ्लावर्स थे।
इसके अलावा होता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस बहुत इजी है। इसका मतलब है कि एक वो कंडीशन है जो फाउंड होती है हेटेरोजाइगस में, वेयर बोथ द मेंबर्स ऑफ एलेलिक पेयर कंट्रीब्यूट फॉर द फिनोटाइप। ऑफ कोर्स यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि शॉर्ट हॉर्न है जिसमें उसके पास सारे रॉन कलर ऑफ स्प्रिंग में था, मतलब कि एक शॉर्ट हॉर्न है जो रेड कलर कैटल है और एक है जो वाइट कैटल है ऑफ कोर्स, एंड देन हमने इसको क्रॉस करवाया और देन हमें जो ऑफ स्प्रिंग मिला उसके पास रॉन कलर है। मतलब कि मेंबर्स ऑफ एलेलिक पेयर कंट्रीब्यूट फॉर द फिनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग। इसको हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस। कोट कलर इन कैटल एग्जाम्पल आ गई। बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी हुई होती है। आपने एमएन ब्लड ग्रुप के बारे में सुना होगा, नहीं भी सुना तो ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में ज़रूर सुना होगा। ए बी ब्लड ग्रुप बहुत इजी है। लाइक हमें पता है कि ए एंटीजन है और बी एंटीजन है, ये दोनों होंगी तो हमें पता चल जाएगा कि ए बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अब ए बी ब्लड ग्रुप का ये मतलब है कि ये दोनों एलेलिक पेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द फिनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल। एक एलील है एक ही और एक एलील है बी है, देन दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द फिनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कोडोमिनेंस कहेंगे, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन है जिसमें दोनों ही एलेलिक पेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये बहुत इजी चार्ट है, ये आपने ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा अब हमारे पास मल्टीपल एलील्स आ जाती हैं। मल्टीपल एलील्स बहुत ईजी है। सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि मैनी जीन्स हैव मोर देन 2 एलील्स, ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। लाइक ये मल्टीपल एलील्स का मतलब है कि हमारा ब्लड ग्रुप है एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, इसमें 300 डिफरेंट एलील्स पाई जाती हैं लोकस में। लोकस क्या है? अभी मैंने कहा कि पोजीशन होती है क्रोमोसोम पे जहाँ पे जीन प्रेजेंट होती है, तो 300 डिफरेंट एलील्स पाई जाती हैं, तो इनको हम मल्टीपल एलील्स कहते हैं कि काफ़ी सारी जीन्स हैं जिनके पास मोर देन 2 एलील्स होती हैं। देन ये उससे alternative forms, the genes which have more than 2 alternative forms are called multiple alleles. Many traits have more than 100 alleles, but each individual has 2 of them in diploid cell or only 1 in haploid cell. इसका मतलब है कि ऑफ कोर्स 300 डिफरेंट एलील्स हैं लोकस पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल में 2 एलील्स ही पाई जाती हैं। एक डिप्लॉइड, हमारे पास डिप्लॉइड सेल के बारे में बात करते हैं कि अगर हम स्पर्म की बात कर रहे हैं, ओव्यूम की बात करें तो ऑफ कोर्स वो हैप्लॉइड होता है, एन होता है ना, उसमें 23 क्रोमोसोम्स होता है। जबकि अगर हम जायगोट की बात करें, एम्ब्रियो की बात करें, तो देन फर्टिलाइजेशन हो चुकी होती है और 46 क्रोमोसोम वापस से हमें मिल चुके होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि डिप्लॉइड सेल में ऑफ कोर्स 2 टाइप्स ऑफ एलील्स होंगी एंड देन हैप्लॉइड में ओनली 1 टाइप एलील होगी। लेकिन मल्टीपल एलील्स के बारे में बात कर रहे हैं कि काफ़ी सारी जीन होती हैं जिनके पास मोर देन 2 एलील्स होती हैं, इनको हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स। यहाँ पे आप ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप ए है। इसका मतलब है कि इसके पास एंटीजन ए है, तभी इसका ब्लड ग्रुप ए कह रहे हैं हम। एंड अगर हम इसके बारे में बात करें कि जीनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप क्या होगा, तो फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मतलब कि हमें फिजिकली ये ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या ये होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है हमें पता चल रहा है? नहीं, हमें ये पता नहीं चल रहा होता। जीनोटाइप इनका डिफरेंट होता है। कैपिटल ए भी हो सकता है होमोजाइगस, जबकि कैपिटल ए और आई भी हो सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स डोमिनेंट कैरेक्टर है तो वो एक भी होगा तो अपने आप को एक्सप्रेस ज़रूर करेगा। तो इसको हम ये कहते हैं कि जीनोटाइप होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। ब्लड ग्रुप ओ आपने ज़रूर याद रखना है कि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होती, तभी हम इसको कहते हैं स्मॉल आई। एंड ब्लड ग्रुप ए है तो ऑफकोर्स इसके पास एंटीजन ए है। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है। ब्लड ग्रुप ए बी है तो ऑफकोर्स ए एंड बी दोनों एंटीजन है, और ब्लड ग्रुप ओ है तो कोई भी एंटीजन नहीं है। अब एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप ए है, उसके पास ए एंटीजन है, तो एंटीबॉडी मतलब अपोजिट, एंटी मतलब अपोजिट, तो एंटीबॉडीज़ होंगी बी। ब्लड ग्रुप बी है, उसके पास एंटीजन बी है, तो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगी? एंटी ए होगा। ब्लड ग्रुप ए बी है तो ऑफकोर्स ब्लड ग्रुप ए बी का मतलब है दोनों ब्लड ग्रुप ए बी है एंड ऑफ कोर्स एंटीजन भी ए बी है, लेकिन इसके पास एंटीबॉडीज़ होंगी वो कोई भी नहीं होगी, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है, तो किसके अगेंस्ट होगी? एंटीबॉडी। एंड ऑफ कोर्स ब्लड ग्रुप ओ है तो हम बात ये करते हैं कि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज़ दोनों के अगेंस्ट होंगी, एंटी ए भी होगी और एंटी बी भी होगी। कोडोमिनेंट्स के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। ब्लड ग्रुप आई एंड आई ए और आई बी दोनों ही कोडोमिनेंट्स है ऑफ कोर्स, क्योंकि इनके पास दोनों ही कैरेक्टर एलेलिक पेयर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं फॉर द होमोजाइगस कंडीशन। मल्टीपल एलील्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया हुआ है कि कंट्रोल होता है बाय 3 एलील्स एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसमें आई कैपिटल ए भी है और आई कैपिटल बी और स्मॉल आई भी है ऑफ कोर्स। देन इसी से ब्लड ग्रुप बन रहा होता है, हम पहले ही ये बात कर चुके हैं।
लेकिन एक बंदे में सिर्फ 2 ही एलील्स होते हैं, ए भी होगा या फिर ए कैपिटल आई स्मॉल आई होगा, ऐसे। इसको डिस्कस करते हैं। ओ नेगेटिव एज अ यूनिवर्सल डोनर, तो ऑफ कोर्स कोई भी एक बंदा है और वो उसके पास ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव, तो ओ नेगेटिव का मतलब है कि ओ, पहले बात करते हैं ओ है, इसका ये मतलब है कि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडीज़ दोनों हैं, तो ऑफ कोर्स ये सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, ये एक यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो कोई मसला नहीं हो सकता। लेकिन एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों है तो ये किसी से ब्लड ले नहीं सकता, सिर्फ ओ नेगेटिव से ही ले सकता है। और हम ये बात करते हैं ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव की, तो ऑफ कोर्स आपने पढ़ा हुआ होगा, आपने सुना हुआ होगा ज़रूर कि एक और आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम भी होता है। आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम का मतलब है कि आर एच फैक्टर एंटीजन होती हैं, अगर आर एच फैक्टर एंटीजन है तो ये है आर एच पॉजिटिव, और अगर आर एच फैक्टर एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये है आर एच नेगेटिव। इसके अलावा जीनोटाइप होता है इसका कैपिटल डी या स्मॉल डी या कैपिटल डी, और आर एच नेगेटिव में स्मॉल डी होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि उन नेगेटिव की बात कर रहे हैं। नेगेटिव इसी तरीके से आता है, अगर आर एच फैक्टर एंटीजन है तो ठीक है, ये आर एच नेगेटिव पर्सन है, ओ नेगेटिव हो गया, ए नेगेटिव हो गया और बी नेगेटिव हो गया। जबकि आर एच पॉजिटिव का मतलब है इसके पास एंटीजन है तभी ये पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया। तो ट्रांसफ्यूजन वगैरह होती है। अब जब नेगेटिव है तो ऑफकोर्स ट्रांसफ्यूजन में हम यही बात करते हैं कि आर एच नेगेटिव है तो आर एच नेगेटिव को ट्रांसफ्यूज इस ब्लड ग्रुप किया जा सकता है, जबकि आर एच पॉजिटिव को भी दिया जा सकता है, नेगेटिव को भी दिया जा सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। अब जब ऑफकोर्स इसके पास एंटीजन है तो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगी, दैट्स वाई ट्रांसफ्यूज दोनों में किया जा सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। अब हमारे पास है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बहुत इजी है, इसके बारे में हम ये पढ़ता है कि मैटरनल फीटल आर एच इनकम्पैटिबिलिटी है। जब भी आर एच नेगेटिव वुमेन मैरी करेगी विद आर एच पॉजिटिव, देन क्या होगा कि आर एच पॉजिटिव एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो फीटस में भी आर एच पॉजिटिव ही होगा, उसका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव होगा। एंड देन इसकी वजह से क्या होता है कि स्टार्ट होता है जब आर एच नेगेटिव मदर कंसीव करती है आर एच पॉजिटिव फीटस को, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट लेबर कुछ एंटीजन सीव कर जाती हैं इनटू मदर्स ब्लड, एंड देन एंटीबॉडीज जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। ऑफ कोर्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव है और ब्लड ग्रुप अगर कोई भी है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होंगी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव की, तो कुछ एंटीजन जाएंगी सीव करके इनटू मदर्स ब्लड एंड देन वो प्रोड्यूस करवाएंगी एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट इन द बॉडी ऑफ मदर, एंड एट द टाइम ऑफ नेक्स्ट आर एच पॉजिटिव फीटस, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आर एच पॉजिटिव कैरेक्टर डोमिनेंट है, इसकी वजह से हर बेबी पॉजिटिव होगा क्योंकि फादर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि ये एंटीबॉडीज़ हमला कर देती हैं बेबी पर, फीटस पर, एंड देन फीटस एनेमिक पैदा होता है, मतलब उसका खून नहीं होता। एनेमिक का मतलब होता है खून की कमी। और अगर ये डिस्ट्रक्शन रिमेन कंटिन्यू रहे दैन फीटस बिकम एनेमिक, और ये सीवियर कंडीशन है, इसकी वजह से फीटस की डेथ भी हो सकती है। द ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ बिलिरुबिन पिगमेंट जो एक्यूमुलेट होता है फीटस में एंड देन डैमेज करता है न्यूरॉन को। इसको हम जॉन्डिस भी कहते हैं क्योंकि जॉन्डिस का मतलब होता है स्किन येलो हो गई, क्योंकि ना ऑफ कोर्स जब आरबीसीज की ब्रेक डाउन हो रही है तो उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, हमें बिलिरुबिन मिलेगा, हमें कोई पिगमेंट मिलेगा, एंड देन वो फर्स्ट डिस्ट्रक्शन तो हो नहीं सकती। बिलिरुबिन के दो तरीके होते हैं, बिलिरुबिन एक तो इंटेस्टाइन में जाता है एंड ऑफ कोर्स दूसरा ये होता है कि थोड़ा सा 5 to 10% जाता है हमारे किडनी में एंड देन यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये बिलिरुबिन पिगमेंट है, जब ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा तो डिस्ट्रक्शन इसकी एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगी एंड ऑफ कोर्स ये क्या हो पाएगा, ये एक्यूमुलेट होता जाएगा एंड डैमेज करेगा न्यूरॉन को। इस कंडीशन को कहते हैं जॉन्डिस। अब हमारे पास है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको हम कॉन्टिन्यूसली वेयरिंग ट्रेड्स भी कहते हैं। लाइक वो ट्रेड्स जो कंट्रोल्ड होते हैं बाय 2 और मोर देन 2 सेपरेट पेयर्स ऑफ जीन्स, 2 और मोर देन 2 लाइक 4 और मोर जीन्स, इसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या कॉन्टिन्यूसली वेयरिंग ट्रेड्स। लाइक आपका स्किन कलर एंड हाइट, इंटेलिजेंस, ये सारे के सारे ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि 50% टॉल होंगे एंड 50% डार्क होंगे, ऐसा नहीं होता, ये वेरी कर रहा होता है, कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेड है, करेक्टर है। स्किन कलर हो गया तो ऐसा नहीं है कि बहुत आधे लोग हैं, आधे लोग बहुत ज़्यादा गोरे और आधे लोग बहुत ज़्यादा काले, तो ऐसा नहीं होता। हाइट की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, नॉर्मल एवरेज सब कुछ होता है। तो इसको हम कहते हैं ये ट्रेड्स है ह्यूमन बींग्स में जो कंट्रोल्ड होता है बाय 2 और मोर देन 2 सेपरेट पेयर्स ऑफ जीन्स, 4 और मोर एलील्स।
Phenomena of inheritance where a single trait is controlled by two or more than two separate pairs of genes जो manifest करता है themselves in adaptive manner to yield of course variable phenotype जिसको हम polygenic inheritance कहते हैं, continuously varying traits कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे पॉलीजेनिक ट्रेड्स प्लांट्स और एनिमल्स में दिए हुए, इसमें व्हीट कलर है और ह्यूमन में स्किन कलर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि दो ही कलर हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। ये हमने डिटेल में किया था, आप वो भी देख सकते हैं। 7 डिफरेंट शेड्स ऑफ स्किन कलर होते हैं रेंजिंग फ्रॉम वेरी लाइट टू वेरी डार्क एंड हैव द इंटरमीडिएट स्किन कलर, इसको हम कहते हैं मुलेटो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी एपिस्टोसिस। एपिस्टोसिस का मतलब होता है जेनिक इंटरेक्शन। लाइक इसका क्या मतलब होता है कि जीन जो इंटरफेयर कर रही है, मास्क कर रही है फिनोटाइप ऑफ द नॉन लोकस जीन, इसको हम एपिस्टोटिक जीन कहते हैं। दूसरे लफ्जों में हम इंटरफेयरिंग जीन कहते हैं, या वो फिनोमेना जिसमें वन जीन अल्टर कर रही है एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन जो ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिट है, इसको हम एपिस्टोसिस कहते हैं, जेनिक इंटरेक्शन या फिर जीन इंटरफेयरिंग जीन। एग्जाम्पल्स में हम बात करते हैं, एग्जाम्पल एक बहुत अच्छी दी हुई है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे एपिस्टोसिस की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, बहुत इजी है। ये कलर पिगमेंट्स हैं इन पेटल्स एंड यहाँ पे कोड कलर दिया हुआ है लिबरेटर में, आप खुद भी पढ़ के देख सकते हैं। बट ये जो कोड कलर है ये रिसेसिव करेक्टर है। लाइक ये जो एपिस्टोसिस होती है ना, ये ड्यू टू रिसेसिव एलील और डोमिनेंट एलील बोथ की वजह से होती है, तो हम इसको कहते हैं रिसेसिव एपिस्टोसिस और डोमिनेंट एपिस्टोसिस। ये ड्यू टू रिसेसिव एपिस्टोसिस है और ये है डोमिनेंट एपिस्टोसिस। लाइक आप यहाँ खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ना कहा हुआ है कि ब्लैक कोड कलर डोमिनेंट होता है वो चॉकलेट। तो ऑफकोर्स डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब है कि वो होमोजाइगस हो सकता है, जीनोटाइप या हेटेरोजाइगस हो सकता है। जबकि अगर रिसेसिव कैरेक्टर की बात करें, जो चॉकलेट है यहाँ पे, वो दोनों ही उसके पास जो एलीज आएंगी या फिर हम जीन भी कह सकते हैं ऑल्टरनेट एलीज आएंगी, वो दोनों ही होमोजाइगस होनी चाहिए। लाइक द चॉकलेट पपी मस्ट बी होमोजाइगस, बोथ पेरेंट्स डोनेट रिसेसिव एलील, तभी इसका जीनोटाइप होगा स्मॉल बी रिसेसिव। और अगर किसी पपी के पास कैपिटल बी स्मॉल बी होगा तो वो फिर ब्लैक होगा। और येलो कोड कलर जीन भी लोकेट करती है डिफरेंट जीन लोकस पे। यहाँ पे हमने ये एपिस्टोसिस में यही बात करी थी ना कि डिफरेंट पोजीशन पे कोई जीन है देन उस पर इंटरफेरेंस हो रही है, तो इसको हम कहते हैं कि टू एलील्स से, इसके पास टू एलील्स होती हैं, कैपिटल ई और स्मॉल ई। रिसेसिव प्रोड्यूस करता है येलो और इसको 2 डोजेस ऑफ स्मॉल ई चाहिए होती हैं, तभी ये रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव इंटरफेयर करता है एक्सप्रेशन ऑफ बोथ चॉकलेट एंड ब्लैक टू प्रोड्यूस येलो कोड कलर। जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर बहुत इजी है, हम जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। जीन लिंकेज का मतलब है लिंकेज हो रही है, लिंक है कोई जीन, द टेंडेंसी ऑफ जीन इन अ क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज। मतलब यही है कि कुछ जीन्स होती हैं, हमने बात करी थी अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सॉरी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें हमने बात करी थी कि कुछ पेरेंटल कॉम्बिनेशंस होती हैं, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस होती हैं। अब पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइक ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। इसको हम कहते हैं कि ये कैसे ऐसा है कि दोनों कैरेक्टर साथ ही इनहेरिट हो रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ लिंकेज हो रहे होते हैं कि टेंडेंसी ऑफ जीन्स इन अ क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर, इसको हम लिंकेज कहते हैं। लिंक जीन्स होती हैं जो इनहेरिट होती हैं टुगेदर, उसको हम लिंक जीन्स कहते हैं। और नॉन लिंक जीन्स होती हैं जो ऑफकोर्स सेग्रीगेटली इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रही होती हैं। ऑटोसोम क्रोमोसोम्स हमें पता है, ऑटोसोम क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम होते हैं जो अदर देन सेक्स क्रोमोसोम होता है। लाइक 22 पेयर होता है ऑटोसोम्स का और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, फीमेल में XX और मेल में XY। तो उसको हम यही कहते हैं कि ऑटोसोमल लिंकेज भी हो सकती है, ऑटोसोमल इंटरफेरेंस भी होती है जो बिटवीन ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होती है, और सेक्स लिंकेज भी हो सकती है जो ऑफकोर्स सेक्स क्रोमोसोम होती है लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। बैक क्रॉस और पार्शियल लिंकेज वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा वो ये मतलब होता है बैक क्रॉस का कि हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिजम्स ऑफ टू ट्रेट्स वो बैक क्रॉस होता है अपने रिसेसिव पेरेंट से, इसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। पेरेंटल लिंक, पार्शियल लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज का मतलब है कि अगर पेरेंटल टाइप अपेयर हो रहा है, लाइक इनहेरिट हो रहा है बिल्कुल पेरेंट के कैरेक्टर्स, उसको हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। और पार्शियल लिंकेज का मतलब है कि लेस नॉन पेरेंटल टाइप अपेयर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर बहुत इजी है। क्रॉसिंग ओवर में हम यही बात करते हैं कि सेगमेंट क्या हो रहे होते हैं, एक्सचेंज हो रहे होते हैं। द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड ऑफ कोर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर का ये बात होती है कि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। होमोलोगस क्रोमोसोम वही क्रोमोसोम है जो एक ही ट्रेट के लिए है, ठीक है।
मतलब हेयर कलर की बात कर लें, हाइट की बात कर लें, तो ये एक ही ट्रेट है, एक ही करेक्टर है और इनके क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। लेकिन ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लाइक एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये होंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये होता है ना कि यहाँ पे एक ये सेंट्रोमेयर होता है एंड देन ऊपर इसके क्रोमेटिड्स होते हैं, तो यहाँ पे ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बिटवीन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है। लाइक यहाँ ये और ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ऑफ कोर्स ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बिटवीन होता है और इसकी वजह से आपको क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएशन मिल रही है, तो इसको हम कहते हैं नॉन रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम्स या फिर नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत इजी है, ऑटोसोम्स के बारे में पहले बता चुकी हूँ, सिमिलर होता है मेल एंड फीमेल्स में, जबकि सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं, फीमेल में होते हैं एक्स और मेल में होते हैं XY। सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में मेल में क्रोमोसोम्स होते हैं XY, जिसको हम कहते हैं हीट्रोगैमेट्स। हीट्रोगैमेट्स का मतलब है टू टाइप्स ऑफ स्पर्म X एंड Y, एंड फीमेल्स होती हैं होमोगैमेटिक क्योंकि वो प्रोड्यूस करती हैं ओनली वन टाइप ऑफ ओव्यूम कंटेनिंग ओनली X क्रोमोसोम XX, तो मतलब होमो सेम गैमेट्स है, XY डिफरेंट गैमेट्स हैं। यहाँ पे सिर्फ ऑटोसोम्स और यही बात हो रही है। TH मॉर्गन में यहाँ पे सिर्फ हमने की बात करनी होती है, ये आपने ज़रूर चार्ट याद रखना है। इसमें पहले NTS में एक क्वेश्चन भी आया था, उसमें उन्होंने पूछा था कि क्या पेयर होंगे, कौन से पेयर होंगे। लाइक फीमेल्स में बोथ द क्रोमोसोम ऑफ फोर्थ पेयर सिमिलर एंड रॉड शेप होता है, जबकि हम बात करें अगर इन्हीं में लाइक ड्रोसोफिला के कैरियोटाइप क्या होता है, पर्टिकुलर एरे होता है, इसकी वजह से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी क्रोमोसोम में कोई मसला तो नहीं है। डाउन सिंड्रोम वगैरह में हम कैरियोटाइप की मदद से ही पता लगाते हैं कि किसी क्रोमोसोम में कोई मसला तो नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ यही बात करते हैं हम कि बिल्कुल सेम होता है फीमेल में, जबकि मेल में ये डिफरेंट होता है, सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, पूरे मेल और फीमेल दोनों में ऑटोसोम सेम है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में अलग है। तो रॉड शेप होता है, जबकि मेल में बोथ द क्रोमोसोम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक होता है रॉड शेप और एक होता है हुक शेप। इसको हम कहते हैं कि रिपोर्ट पेयर है, ये डिजिग्नेटेड होता है एज अ सेक्स क्रोमोसोम, जो डिसाइड करता है सेक्स को इन ड्रोसोफिला। जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स होंगे और ऑफ कोर्स वही डिसाइड करेंगे सेक्स को, फिर फीमेल होगा या मेल होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मेल में, ह्यूमन मेल में XY क्रोमोसोम होता है, तो XY क्रोमोसोम ही सेक्स डिटरमाइन करेगा। अदर पैटर्न ऑफ सेक्स क्रोमोसोम XO और XX टाइप है। मैं इसे समझाती हूँ, ZZ और ZW टाइप। इसका ये मतलब है कि कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं, लाइक कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं। मॉथ्स है, बटरफ्लाई है, बर्ड्स हैं, इन सब के क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं। लाइक पे लिख के मैं समझाती हूँ, ZZ और ZW। अगर हम लोग इसको फीमेल से कंपेयर करें, ह्यूमन से कंपेयर करें, तो XX होती है ह्यूमन फीमेल के क्रोमोसोम और XY होता है मेल के, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट होता है। यहाँ पे सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोगैमेट्स होते हैं मेल में, और बर्ड्स की बात कर रहे हैं, मोथ्स की, बटरफ्लाइज की बात कर रहे हैं, ZW होता है फीमेल में। तो ऑफ कोर्स जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो आप खुद भी देख सकते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है कि किसकी वजह से हो रही है, फीमेल की वजह से हो रही है, क्योंकि उनके पास टू डिफरेंट गैमेट्स हैं। इसको हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, और ये टाइप्स होती हैं। यहाँ पे ये दो ZZ आ गए, ये मेल है, दो ZZ मेल है, ये दोनों फीमेल्स हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपने यही बात करनी है, यही याद रखना है कि यही होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, जो हीट्रोगैमेट्स की वजह से पता लगता है। ये भी एक वही क्रॉस दिया हुआ है, ठीक है। सेक्स लिंकेज हम पहले ही बात कर चुके हैं। सेक्स लिंकेज का मतलब है सेक्स क्रोमोसोम्स में लिंकेज हुई हुई है, द जीन्स आर लोकेटेड एट सेम क्रोमोसोम्स कॉल्ड लिंक जीन्स, क्योंकि ये यूजुअली इनहेरिट करती हैं टुगेदर इन अ लिंक मैनर। अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो, क्रॉसिंग ओवर हो गया तो ऑफ कोर्स एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होगा एंड उसकी वजह से ओव्यूलेशन होगी, तो सेक्स लिंकेज तो नहीं हो सकती ना। अच्छा, सेक्स लिंकेज है या सेक्स लिंक एंड ह्यूमंस, ये तीन तरीके के होते हैं। एक्स लिंक भी होता है, वाई लिंक भी होते हैं, और XY लिंक भी होते हैं। XY लिंक को हम पेसिडो ऑटोसोमल ट्रेट्स कहते हैं, जबकि X और Y लिंक को हम कहते हैं सेक्स लिंक ट्रेट्स टाइप, ठीक है। अभी आपको ये पता चल जाएगा। X लिंक रिसेसिव ट्रेट्स में हम ये बात करते हैं कि हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस जिसकी एग्जांपल्स होती हैं। Y लिंक में हमारे पास हॉलैंड्रिक ट्रेट्स आ जाते हैं। तो हमने सिर्फ यही डिस्कस करना है, सेक्स लिंकेज, इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ड्रोसोफिला में प्रोसेस हम पहले ही कर चुके हैं। वाई लिंक ट्रेट्स को हम डिस्कस करते हैं। वाई लिंक ट्रेट्स, ये वाई क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं ऑफ कोर्स एक्स क्रोमोसोम से इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिकली।
इनको हम कहते हैं वाइलिंग ट्रेड्स और हॉलैंडरी ट्रेड। इसका मतलब होता है कि हॉलैंडरी ट्रेड सिर्फ और सिर्फ लोकेट करेंगे ओनली वाई क्रोमोसोम्स, और ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ऑफकोर्स एक्स क्रोमोसोम्स तो डिफरेंट है जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी, लेकिन ये इनहेरिट करते हैं फ्रॉम फादर टू द सन ओनली, नॉट इन दी फीमेल्स। ऐसा नहीं है कि फादर से ये ट्रेड्स इनहेरिट होंगे इन टू दी डॉटर्स। दैट्स वाई हम इनको हॉलैंडरी ट्रेड्स कहते हैं, वाई लिंक ट्रेड्स कहते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेड्स वाई क्रोमोसोम्स पे लोकेट करते हैं, नॉट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स। जैसे एग्जांपल्स वगैरह आ जाती हैं एक्स वाई लिंक में, इसको हम एस आर वाई लिंक भी कहते हैं, हॉलैंडरी ट्रेड्स भी कहते हैं। जैसे हाइपरट्राइकोसिस हो गई, ठीक है, परक्यूपाइन लाइक स्ट्रेट हेयर होते हैं उनकी बॉडी पे, ग्रोथ ऑफ हेयर हो रही होती है, हाइपरट्राइकोसिस, परक्यूपाइन, वेबिंग ऑफ टोस, टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर्स होते हैं, माइनर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी चेन होती है। तो ये डायरेक्टली ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम अफेक्टेड फादर टू द सन्स ओनली, नॉट टू दी डॉटर्स। सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड भी होते हैं। इनका मतलब ये बहुत इजी ट्रेड्स हैं। आप ये बात हमेशा याद रखें कि सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स का ये मतलब है कि ये फाउंड होते हैं आइथर सेक्स में बिकॉज ऑफ द एनाटॉमिकल डिफरेंस। सेक्स लिमिटेड ट्रेड इसका मतलब है मिल्क प्रोडक्शन हो रही होती है फीमेल्स में, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जेंडर में प्रेजेंट है। ब्रेस्ट ग्रोथ हो रही होती है तो ये भी एक ही जेंडर में प्रेजेंट है क्योंकि एनाटॉमिकल डिफरेंस है। अब सेक्स एंड इन्फ्लुएंस ट्रेड होते हैं तो इसका मतलब है कि बोथ मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होंगे, बट इनहेरिटेंस पैटर्न इसका डिफरेंट होता है क्योंकि साइकोलॉजिकल डिफरेंस होता है। अगर हम बार्डनेस की बात करें, बार्डनेस का मतलब होता है बाल का गिर जाना, तो ये जो बार्डनेस है ये ज़्यादा होती है मेल में एज कम्पेयर टू फीमेल, तो इसको हम कहते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड, कि दोनों सेक्सेस में तो प्रेजेंट है लेकिन इनहेरिटेंस पैटर्न इसका डिफरेंट है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस इन मैन की हम पहले बात कर चुके हैं। एक्स लिंक ट्रेड्स होते हैं कलर ब्लाइंडनेस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया हो गए। सम ऑफ देम आर ड्यू टू रिसेसिव एलील और कुछ डोमिनेंट एलील की वजह से होते हैं। इनके पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस डिफरेंट होता है। रिसेसिव एलील में हमारे पास आ जाते हैं हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे मैं आपको वैसे ही वापस से करके दिखाती हूँ। यहाँ पे सिर्फ याद रखने वाली ये बात है कि फीमेल के पास एक्स होता है और ये सारे करेक्टर्स हैं एक्स लिंक करेक्टर्स, ठीक है। अब ये डोमिनेंट भी होता है, रिसेसिव भी होता है। पहले हम एक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास हम रिसेसिव करेक्टर की बात करें तो रिसेसिव करेक्टर का मतलब है कि दोनों ही करेक्टर होने चाहिए होमोजाइगस रिसेसिव, आर स्मॉल आर होना चाहिए। अब अगर एक कलर ब्लाइंड करेक्टर की बात करें तो कलर ब्लाइंड में एक कैपिटल सी है और एक स्मॉल सी। इसका ये मतलब है कि ये फीमेल है और ये कैरियर है, इसके पास एक ख़राब जीन है और एक सही जीन है। तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं कि ह्यूमन फीमेल विच हैज़ ओनली वन एक्स लिंक रिसेसिव एलील ऑफ एबनॉर्मल करेक्टर आर कॉल्ड कैरियर बट डज नॉट कंटेन एनी सिम्टम्स ऑफ द डिसऑर्डर। ऑफ कोर्स वो कैरियर है लेकिन उसके पास एक ख़राब जीन है और एक अच्छी जीन है। ख़राब जीन का ये मतलब है कि ये कैरियर तो होगी लेकिन इसके पास कोई सिम्टम्स अपेयर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? उसके पास एक सही जीन तो है। तो इसको हम कहते हैं कि एक्स लिंक रिसेसिव एलीलिक इनहेरिटेंस होती है और ये ज़्यादातर मेल में होती है क्योंकि मेल को चाहिए होती है सिर्फ एक एलील। एक ख़राब एलील आ गई, मेल एक्स वाई होता है, अब इसके पास एक ख़राब जीन आ गई तो ये तो एलीलिक हो गया, लाइक ये कलर ब्लाइंड भी हो गया और ये हीमोफिलिक भी हो गया। दैट्स वाई ये कॉमन होता है मोर इन मेल एज कम्पेयर टू फीमेल। सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे हम एक मैं बता देती हूँ, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने यही कहा हुआ है कि अगर फीमेल कैरियर है और मेल बिल्कुल नॉर्मल है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 50-50 है। लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ 25% फीमेल नॉर्मल है और 25% फीमेल। अगर हम 50-50 बात करें, पूरी फीमेल की बात करें तो ऑफकोर्स वो 50-50 में से रेशो देखेंगे और अगर हम सिर्फ पूरे में से देखें तो 25-25-25-25 रेशो होगा। तो 25% फीमेल नॉर्मल है और 25% नॉर्मल तो है लेकिन वो कैरियर है, ठीक है। जबकि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम कहाँ से जाता है? अब मेल में फीमेल से जाता है, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि 25% सन नॉर्मल है लेकिन 25% सन कलर ब्लाइंड है। तो इसको हम कहते हैं कि हमेशा चिल्ड्रन ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल नॉट अफेक्टेड एट ऑल इफ देयर मदर इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल एलील। नॉर्मल एलील का मतलब है कि अगर फीमेल नॉर्मल है, हीमोफिलिक है और फादर
हीमोफिलिक है। तो आप देख सकते हैं कि सब के सब नॉर्मल है। तो बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही बात बताने की कोशिश की गई है कि सब के सब नॉर्मल है, लेकिन ऑफ कोर्स ऑल फीमेल्स आर नॉर्मल बट कैरियर। अब ना एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, इसको मैं ना बताती हूँ। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस का मतलब है कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है जो क्रोमोसोम 7 पे होता है, और इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। इसमें कैपिटल डी कॉज करता है विटामिन डी को, विटामिन डी इनसेंसिटिविटी को। ये कॉमन होता है मोर इन फीमेल। ऑफ कोर्स ये डोमिनेंट करेक्टर है, तो कोई एक भी फीमेल में आ गया डोमिनेंट करेक्टर तो ये कॉज करेगा रिकेट्स को। दैट्स वाई रिकेट्स मोर कॉमन होता है फीमेल में एज कम्पेयर टू मेल। रिकेट्स क्या है? विटामिन डी की इनसेंसिटिविटी होती है जिसकी वजह से बोन्स वीक हो जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये अफेक्टेड, अगर यहाँ पे हम बात करें ना एक्स डी और एक्स टी का, तो ऑफकोर्स ये भी अफेक्टेड फीमेल है। अगर ये और इनका ये जीनोटाइप है तो ये भी अफेक्टेड फीमेल है। नॉर्मल होता है ये जीनोटाइप। तो सिर्फ और सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर है और इसमें कोई भी एक डोमिनेंट एलील आ गई तो ये इफेक्ट करेगा, कॉज करेगा विटामिन डी इनसेंसिटिविटी को। इसकी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। इसके अलावा बस यही जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया दिया हुआ है। हीमोफीलिया का मतलब होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। ब्लड डज नॉट क्लॉट आफ्टर हाई इंजरी। ऑफ कोर्स ये सीवियर कंडीशन हो जाती है, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। थोड़ा सा भी कट आया है एंड उसमें इतना खून बह गया है, बह जा रहा है तो ऑफ कोर्स एनेमिक बंदा हो जाएगा एंड देन उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये सिर्फ है और मोर होता है मेल में, बिकॉज ये होमोजाइगस होता है। क्यों मेल में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है। सिर्फ क्रॉसेस का हमें क्रॉसेस हम अलग से भी कर चुके हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है। ऑफ कोर्स कलर ब्लाइंडनेस भी हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कोई एक कलर नहीं देख सकता, कोई दो कलर नहीं देख सकता, कलर ब्लाइंड है। यहाँ पे डायक्रोमेसी में आप कर सकते हैं कि प्रोटेनोपिया होता है रेड कलर ब्लाइंडनेस, इसको याद रखना है कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ट्रेटनोपिया ब्लू ब्लाइंडनेस है और ड्यूट्रोनोपिया ग्रीन ब्लाइंडनेस है। इसका मतलब होता है डायक्रोमेसी का कि वेयर अ पर्सन कैन डिस्टिंग्विश ओनली टू कलर्स बट कैन नॉट परसीव वन ऑफ देम, इसको हम डायक्रोमेसी कहते हैं। जबकि मोनोक्रोमेसी ट्रू कलर ब्लाइंडनेस है और इसमें सिर्फ और सिर्फ किसी एक कलर को रिकॉग्नाइज कर सकता है बंदा, लेकिन दोनों कलर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। या तो वो रेड कलर को देख सकता है या फिर वो ग्रीन कलर को देख सकता है या ब्लू कलर को देख सकता है। लाइक ट्रू कलर ब्लाइंडनेस है। Only blue in blue monochromacy only blue color can be recognized by the person, but both red and green corn cells options are absent. इसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेसी। और 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, उसी के बारे में बात करते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये बहुत इजी है। यहाँ पे आप एग्जांपल से देख सकते हैं। नॉर्मल बिल्कुल सीधे खड़ा हुआ है, हेल्दी मस्कुलेचर, बट डिस्ट्रॉफी में वो सही से खड़ा नहीं हो सकता। तो अ पर्सन वेयर चिल्ड्रन बिगिंस टू हैव डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग और राइजिंग फॉर स्टैंडिंग, क्योंकि लीकेज हो रही होती है कैल्शियम की इनटू दी सेल, और सिम्टम्स अपेयर होते हैं ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और ये कॉज होता है बाय म्यूटेटेड एलेलिक जीन। सो दैट्स इट गाइस, आज हमारा चैप्टर इनहेरिटेंस हो गया है। बहुत बड़ा चैप्टर था, मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं अच्छे से इसमें भी समझा दूँ, क्योंकि ये वन शॉर्ट लेक्चर था, हमने जल्दी जल्दी कवर कर रहा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इवोल्यूशन करेंगे एंड देन मोस्ट प्रोबेबली हमारा सेकेंड ईयर तो कवर हो जाएगा। सो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।